हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सी इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स की इस क्लास में। दोस्तों, जिसमें हमने चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का डिस्कशन स्टार्ट किया था। लेट्स सी व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग देखा, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। इंपॉर्टेंट हमने देखा, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्ट्रक्चर, साइज, which is conducted with the view to express an opinion there. तो इसका मतलब किसी भी संस्थान का हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है और ओपिनियन देते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इसका मतलब जो रिपोर्ट देता है वो स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट देता है। कुछ गलत है तो बोलेगा गलत है, सही है तो बोलेगा सब सही है। इसलिए जरूरी है कि आप तभी ऑडिट स्वीकार करें जब आपको लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस पे किसी प्रकार की कोई डर या आँच नहीं। तो आपके ब्रदर की कंपनी है, अवॉइड करिए। आपकी कंपनी में शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है, अवॉइड करिए। इंडिपेंडेंस की परिभाषा होती है दैट योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द डिसीजन और विशेस ऑफ द पर्सन हु इज अपॉइंटिंग यू। यानी जिसने आपको नियुक्त किया है उसकी इच्छा अनुसार आप काम करो, ऐसा नहीं है। जो सही है आप उसके अनुसार काम करो। ऑडिट कैन बी ऑफ एन एंटिटी विच इज ऑल काइंड्स ऑफ एंटिटी एंड ओपिनियन हमें देना है। याद रखना, हमारा काम सिर्फ ओपिनियन देना है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देता है। वो बने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं चेक करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा। तो हमारा उद्देश्य कहीं से भी क्या नहीं है, कहीं से भी हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से क्या करना नहीं है। किसी भी प्रकार से इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू, नीदर वुड वी बी प्रोवाइडिंग और मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, किसी व्यक्ति को सीए को बोला है कि भैया तुम हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, वो अलग काम है, करने को वो कर सकता है, पर वो ऑडिट नहीं कहलाएगा। ऑडिट में हमें बने हुए स्टेटमेंट चाहिए जिसके ऊपर हम चेक करके अपना ओपिनियन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं तो आप बताइए कैसे चेक करेंगे। हमें सबसे पहले देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है। उसके लिए शुरुआत करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बुक्स में जो लिखा है उससे बने। बुक्स में जो जो चीजें लिखी है, जर्नल, सब्सिडी, लेजर, क्या वो जो वाउचर्स में लिखा है उसके अनुसार सही है, या इसमें हमें देखना है कि वाउचर्स में कोई चीज छूट तो नहीं रही है जो वाउचर है और बुक्स में नहीं आ रहा है। और ये देखना है कि जो भी प्रेजेंट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्लियर है, एम्बिगुअस नहीं। ओवरऑल ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए और डिस्क्लोजर्स वगैरह सब कुछ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया दोस्तों ऑडिट की रिलेशनशिप दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या होती है। यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे अलग अलग डिसिप्लिन है जिसका ऑडिटर को नॉलेज होगा तो वो एक अच्छा ऑडिट कर पाएगा। फिर आए अपन ऐसे 200 के ऊपर। ऐसे 200 में इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर दिया है। और ये डेफिनेशन हमने देखी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये देखा। द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। हमें पहले आश्वस्त होना है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं। एंड आर प्रिपेयर्ड, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गलत नहीं है, ऐसा भी है कि गलत नहीं होने के साथ साथ में इसमें जो भी दिया गया है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिया गया। इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। And we also have to then communicate in accordance with essays and our audit findings by means of a report. So, and to report on the financial statement and communicate as per essays based on the audit finding. ये पूरा हमारे ऑडिट का उद्देश्य है। अब इस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए हमने क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी। तो कल जो हमारे सामने टर्म्स आई उसमें पहली थी मिसस्टेटमेंट, जिसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज जैसी है वैसी नहीं है, यानी जो है और जो बताया गया है फर्क है, या तो नहीं बताया या गलत बताया या अधूरा बताया। हो सकता है आपने अमाउंट में गड़बड़ करी हो, क्लासिफिकेशन में करी हो, प्रेजेंट करने में या डिस्क्लोजर में, किसी में भी हो सकता है। हो सकता है आपने अनजाने में किया हो एरर, जान करके किया हो फ्रॉड। जब भी मिसस्टेटमेंट शब्द आएगा इसका यही मतलब होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत है, अनजाने में या जानकर। मैनेजमेंट कौन है, वो जो जिम्मेदार है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए और कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, कंट्रोल्स बनाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए।
ये बना के देगा, फिर हम ऑडिट। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है वो सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, लॉज, प्रोविजंस जो सब मिला के हमें बताते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना। बैंक्स के लिए ये फ्रेमवर्क हो सकता है आरबीआई देता हो, एनबीएफसी के लिए कंपनीज एक्ट और आरबीआई देता हो, एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हो। तो जिसके लिए जो जो चीजें डिफाइन करती है कि इन सबको मिला जुला के आपको समझ में आएगा अकाउंटिंग कैसे होगी, वो सब कलेक्टिवली एक शब्द में आ जाती है जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू यू, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कल इंपॉर्टेंट में ये 3 टर्म्स हमने डिस्कस करी थी और आज का अब हमारा डिस्कशन यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों। बढ़िया चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और आज की हमारी अगली टर्म डिस्कस करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस। कल जाते जाते हमने डोला था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में ऑडिटर को क्या चाहिए। ओह अच्छा, ओह आता कुछ नहीं है, अपने को खुद को लाना है। हम जज नहीं है जो मस्त यूं बैठ जाएंगे और बोलेंगे हाँ वकील लेके आओ हमारे लिए। हमें क्या करना है दोस्तों? हमें खुद को एविडेंस इकट्ठे, हमें लेके आना है एविडेंस, हमें खुद को एविडेंस ऑब्टेन करना है। कितने? इतने कि हम रीजनेबली अश्योर्ड हो जाए। किस बात पे रीजनेबली अश्योर्ड हो जाए? कि अब मुझे इतने पर्याप्त एविडेंस मिल कि मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर मटेरियल एस्पेक्ट में फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट है और एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट वर्क बने हैं। आए देखते दोस्तों रीजनेबल एश्योरेंस में क्या कहा। रीजनेबल का मतलब होता है फुल, हाई, मॉडरेट या लो। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, 100% नहीं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज कंप्लीट एश्योरेंस और गारंटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फॉर मटेरियल में स्टेटमेंट। लेकिन हमें गारंटी ना तो मिलेगी ना हम गारंटी दे पाएंगे। रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट कंप्लीट गारंटी, इट इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। वही बात है जो मैंने 4 शब्दों में लिखी, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। जब आप अपना ऑडिट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल्स के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री के साथ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ, अपन देखेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है। ये आईसीआई के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड हैं जिनका पालन करके अगर आप ऑडिट करोगे तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिले। तो जब आप अपना ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ करेंगे तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस। Audit is carried with professional competence and skills in accordance with standards on auditing. The audit procedures which are applied in accordance with, अब सब जगह एसेस लिखा हुआ मिलेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की जगह एसेस। तो हम प्रोसीजर लगाएंगे और उससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन और इवैल्यूएट करेंगे और उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, तब जाके ओपिनियन फॉर्म होगा। सिंपल सा तरीका है। जैसे कि आपने आपकी पार्टी करके मुझे अपॉइंट किया था कि सर चेक कर लो इन 2 लोगों ने जो खर्चे दिए हैं वो सही है या नहीं है, तो उसमें एक डेकोरेशन का 8,000 का खर्चा था, तो मैंने डेकोरेटर को कॉल किया या उसे एक पत्र लिखा। ये प्रोसीजर है। उसका जवाब आया कि हाँ मैंने इतने का पेमेंट रिसीव किया है और इतने का खर्चा हुआ, ये एविडेंस है। मैंने इवैल्यूएट किया तो मैंने देखा यार मैंने लेटर तो किसी और को लिखा था, जवाब किसी और से आया। जब मैंने एनालाइज किया तो मालूम पड़ा कि ओ हो ये तो वो जो 2 लड़के थे उनमें से ही किसी एक ने जवाब भेज दिया, मैनिपुलेशन। तो मैंने कंक्लूड किया कि इसमें कुछ गड़बड़। तो इसका मतलब हम एसेस के अनुसार क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हमें लगाना पड़ते हैं प्रोसीजर, उससे हमें प्राप्त होते हैं एविडेंस, जिनसे फिर अपन ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन्स जो फॉर्म करते हैं हमारे। ऑडिट ऐसे ही होता है, प्रोसीजर लगाओ, एविडेंस गैदर करो, ओपिनियन बनाओ, कंक्लूजन ड्रॉ करें। इससे हमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा। कब? अगर हम ये सब एज पर एसेस करेंगे। उसी को रीजनेबल एश्योरेंस कहा जाता है।
पर ध्यान रखिए कि ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस, हमें क्या देना है, हमें क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस। तो ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज अ होल, ओवरऑल बेसिस पे। इसका मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल देखता है टोटालिटी में, एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल, ऑडिटर सपोज फॉर एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस चेक कर रहे हैं, देन it will find if it is misstated materially for entity as a whole, and not for individual or specific employee। समझ में आ रहा है? देखो एक चीज समझो, एक सीए फर्म का ऑडिट हो रहा होता है, सीए फर्म का भी ऑडिट होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, जब भी आना है तो आने के बाद एक बार हाय हेलो जरूर बोलना है, हेलो हाय बोल के। ऐसा मैंने देखा है कि लाइव बैच में गूगल ड्राइव वाले भी 9200079000 पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, चर्चा करते रहिए, शुरू करें तो हाय हेलो लिखिए। मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे जितनी बार हाय हेलो लिखते हैं उनको इतने मार्क्स आते हैं ऑडिट। ये तय है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ 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 हाँ। तो अगर तुमने 100 बार गुड मॉर्निंग कर दिया तो 100 आ जाएंगे हो, इसलिए 100 लेक्चर ही नहीं रखेंगे अपना मिनिमम बोल रहा हूं, तो आएंगे। टोटका है, टोटका। हाय हाय हाय। चलिए, गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। अब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज एक सीए फर्म है भाई, उसका भी ऑडिट होता है। आप वहां पे आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपका कोई ऑडिटर आया, वो ऑडिटर क्या कर रहा है, सैलरी चेक कर रहा है जो फर्म सबको दे रही है, आर्टिकल्स को स्टाइपेंड दे रही है। तो आपने उसको जाके बोला, अरे यार भैया एक काम करना ना, हमारी स्टाइपेंड जो हमको दी है एक बार चेक कर लेना ना, कहीं हमको कम तो नहीं दी, क्योंकि हमने तो कभी क्रॉस चेक किया ही नहीं कि सर जो दे रहे हो गलत है या नहीं है, मान लिया जो दिया बस सही है, क्योंकि हमारी तनख्वाह छुट्टी उट्टी सब कटती है, तो आप चेक कर लोगे। तो ऑडिटर बोलेगा, ओ भाई ओ मेरी बात सुन, ऐसे में हर एक इंडिविजुअल स्टाफ के लिए ऑडिट करने नहीं आया हूं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का ऑडिट करने आया हूं। समझ में आया? तो मैं सैलरी स्टाइपेंड ये जो एम्प्लॉय के खर्चे ये ओवरऑल बेसिस पे देखता हूँ, क्या मटेरियल है, अपना सैंपल निकालूंगा, थोड़े चेक करूंगा, सही लगा तो रिपोर्ट कर दूंगा। ऐसे हर एम्प्लॉय का चेक करने बैठ गया ना तो इस साल का ऑडिट 10 साल बाद खत्म होएगा। बात खत्म। हमला है तो सीधे भी तो समझा सकते थे। ने बोला, देखा एक बार में समझ आया ना, ऐसे तुम लोगों को ऐसे समझाने से ही आता है। बुड़बक, खुद का स्टाइपेंड खुद चेक नहीं कर पा रहा और ऑडिटर से एक्सपेक्ट करता है वो चेक करेगा। लाया हट हट हट, कोई बड़ा बंदा, हमको सीए बंदा, तेरी सीए फर्म का ऑडिट करने आऊंगा फिर। दोस्तों आपको ये ज्ञान रखना है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ये मत अपेक्षा रखना कि यार मैं एक एक एम्प्लॉय का चेक करके एक एक के फ्रॉड निकाल निकाल के उनको रिपोर्ट करूँ। अब यार रिलायंस जैसी कंपनी में सैलरी का खर्चा है 1000 करोड़ का, और टोटल उसमें 1 लाख एम्प्लॉई है। अब उसमें एक एम्प्लॉई है, उसकी 10 लाख की सैलरी, उसके लिए मटीरियल है। उसमें 25,000 की गड़बड़ हो गई, उसके लिए मटीरियल है। पर रिलायंस जैसे होल के लिए थोड़ी ना मटीरियल है। मैं ऐसे चेक करने बैठ गया तो हो गया काम, वो कहा गया। तो हमें रीजनेबल एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे लेना। हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ये देखना होता है। हमें एसेस के अनुसार प्रोसीजर लगाना होते हैं, एविडेंस गैदर करना होते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करना होते हैं, ओपिनियन फॉर्म करना पड़ता है। हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए या नहीं, इस पे ओपिनियन देते हैं। और इसी ओपिनियन को हम क्या करते हैं, एज पर एसेस कम्युनिकेट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ समझाया नहीं है, ये जितनी चीजें इसमें सिर्फ एक ही बात समझाई है आपको कि रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस।
और कुछ नहीं समझा है यहाँ पे. रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस. इसके अलावा और कुछ नहीं समझा है यहाँ पे. बाकी सब जो अपन ने पहले पढ़ा है वही चीज वापस लिखी हुई है. तो अल्टीमेटली ये बताना क्या चाह रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अब अपने को जंप करना पड़ेगा टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. उससे पहले रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में अगर आपको नोटिंग करनी है तो आप सिंपली रीजनेबल एश्योरेंस कभी भी टर्म आती है तो हमें क्या लिखना है. सबसे पहली बात, ऑडिटर ऑब्टेन्स reasonable assurance, not absolute assurance. दोनों में क्या फर्क है? रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस. अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आश्वासन. दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एमएम लिखेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आपसे. And they are prepared in all material respect. Prepared in all material respect. As per applicable financial reporting framework. समझ आ रही है भैया टर्मिनोलॉजी ये सब बातें? इसका मतलब यह है कि auditor does not seeks to obtain full guarantee that financial statements are free from misstatements, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं. An audit conducted as per SS बट विथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स. ऐसा नहीं नॉन सीए कर लेगा तो वो भी ऑडिट हो जाएगा. सीए के सुपरविजन में ही होगा. प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस. ऐसे रिक्वायर्स ऑडिटर टू डिजाइन एंड अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसको अपन आज के बाद से एपी बोलेंगे. ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, जिसे आप आज के बाद से एई बोलोगे. और इवैल्यूएट, एनालाइज and draw conclusions to form an opinion. Ultimate. कभी भी रीजनेबल एश्योरेंस आए तो ये लिखना है.
शेयर्स। आर पार दिखाने वाले ले आया मैं कब। पहले क्या होते थे, वो बंद रहते थे, बच्चे बोलते थे, बोले सर चाय की स्टाइल में क्या पी, मैं पढ़ाते हुए क्या पिएगा आदमी। तो सर पढ़ाने के बाद क्या पीते हो? अमूल कूल बहुत पसंद है अपने को, इलायची फ्लेवर है सर, आता ही नहीं है उसमें इलायची, और कुछ पीते हो? है तुमको लगता है जैन आदमी शिक्षक, ऐसी बात है। डी पॉइंट में क्या लिखा है विथ केई के बाद? ऑडिट कंडक्टेड एज पर एसेस। ओ हो, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग पर सवाल। विथ एज पर एसेस विथ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। लड़कों की इससे ज्यादा सुंदर नहीं होती बेटा, अगर है तुम्हारी तो समझ लो। सॉरी सॉरी। तो ये रीजनेबल एश्योरेंस की कहानी। अब बड़ा सवाल है कि कमबख्त रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में क्या फर्क है। तो ये नोट करिए आप कि इंपॉर्टेंट, ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों? ड्यू टू इनहेरेंट limitations of audit। ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देता है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के कारण। ऐसे मतलब बेटा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे जब भी लिखे तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पॉपुलर है, जैसे एएस है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ही ऐसे है। ठीक है, तब ये कह रहे हैं कि भैया अपन क्यों नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है कमबख्त ऑडिट की, जिस कारण से आप कभी चाहकर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो अब मैं आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा। अपन यहां पर आ गए पॉइंट नंबर 6 पे, थोड़ा जंप कर गए, बाकी के पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का मतलब है कि किसी चीज में कुछ इनबिल्ट ऐसी कंस्ट्रेंट्स होती है। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? ऐसी कंस्ट्रेंट्स जिस कारण से आप चाह के भी 100% एक्यूरेसी से काम नहीं कर सकते। जैसे मुझे उदाहरण के तौर पे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कॉपीज 100% सही तरीके से चेक होती है? इनफैक्ट सीए की नहीं, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी 12th बोर्ड की कॉपी 100% सही तरह से चेक हुई थी? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम्हारी सीए फाउंडेशन के मैथ्स की कॉपी, जो कि पूरा 100% एमसीक्यू बेस्ड था, सही तरह से चेक हुई होगी, तो वहां तुम बोल सकते हो कि हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी और आंसर में कोई गलती नहीं थी, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है 100% सही होगी, क्योंकि मशीन ने चेक करी होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप 100% एक्यूरेसी से मार्क्स अवॉर्ड कर सकते हो स्टूडेंट। बस आपको ख्याल रखना है कि क्वेश्चन सही हो, आंसर उसके सही टिक हो, ऑप्शन सही हो और मशीन सही से काम करे, जो कि संभव है। बट जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मंगाते हो, तो उसमें कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% सही चेकिंग हो। क्यों? क्योंकि चेकर टू चेकर कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है। एक ही चेकर के मूड के ऊपर भी हो सकता है आपके मार्क्स कम ज्यादा हो जाए। इनफैक्ट हो सकता है चेकर की फटीग आ जाने के कारण मालूम पड़ा उसने बात की कॉपी अच्छे से चेक नहीं करी, इसलिए ज्यादा मार्क्स दे दिए, शुरू में ज्यादा चेक कर गया, कम दे गए।
मेरा कहने का मतलब है कि ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी तो उसमें चेकिंग में थोड़ा हेर फेर, थोड़ा 19-20 होगा ही होगा। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इनहेरेंट लिमिटेशन शब्द समझाने के लिए कि कुछ चीजों में हमेशा कुछ सीमा होती ही हो। इनहेरेंट लिमिटेशन इनबिल्ट है, ये रिस्क है, ये होगा ही होगा, कुछ नहीं। तो ऑडिट अपने आप में एक साइंस नहीं है 100%। अकाउंटिंग ही साइंस नहीं है। अकाउंटिंग क्या है? इट्स साइंस और एन आर्ट बोथ। अब आप एक चीज समझो दोस्तों, साइंस में सही और गलत की बात होती है, पर आर्ट में सही और गलत नहीं है। तो इसी कारण से, क्योंकि अकाउंटिंग में अपने आप में ही आर्ट इन्वॉल्व है, आर्ट मतलब जजमेंट, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, तो आप 100% तरीके से कह ही नहीं सकते कि यह सही है। तो 4 ऐसे कारण है जिस कारण से ऑडिटर चाह के भी ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूर्णतः 100% सही। वो नहीं बोल सकता चाह के भी। उसके 4 कारण है। पहला कारण, हम बात कर रहे हैं इनबिल्ट लिमिटेशंस बिकॉज ऑफ विच ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड्स एंड एरर्स। ये 4 फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अपने आप में ही इन्वॉल्व करती है जजमेंट्स, एस्टिमेट्स। देखो, अगर अकाउंटिंग ऐसा होता कि भैया कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती, यानी बस जो कैश आया वही इनकम, जो कैश गया वही एक्सपेंस, और कुछ भी नहीं, जो कैश आया वही इनकम, जो कैश गया वही एक्सपेंस, उसके अलावा और कोई अकाउंटिंग नहीं करना, तो आप बोल सकते थे कि भैया, हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट हो सकते हैं क्योंकि कैश का जो लेन देन है बस वही चेक करना है। बट सपोज आपने कैश में कोई एक मशीन खरीदी। अब वो मशीन जो आपने खरीदी है, आपको लगता है उसकी लाइफ 10 साल है, तो आप उसे 10 साल में डिप्रिशिएट कर रहे हो। क्या जरूरी है उसकी लाइफ 10 साल ही? हो सकता है 12 भी निकल जाए, 8 भी निकल जाए। आज ही हम AS10 पढ़ रहे थे, चेंज इन एस्टिमेट होता ही है। तो तुम एक मशीन को डिप्रिशिएट कर रहे थे ये सोच के कि उसकी लाइफ 10 साल है। अब कमबख्त उसकी लाइफ निकल गई 12 साल, तो तुमने बेवजह ज्यादा डिप्री शुरू में चार्ज कर दिया, इससे तुम्हारे प्रॉफिट कम हो गए। तो ये कोई गलती है क्या? नहीं, ये तो इनहेरेंट लिमिटेशन है, ऐसा होता ही। प्रिसाइज होते ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, 19-20 होगा ही होगा, चलता ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। आप बताइए, ट्रैफिक सिग्नल के 100% पूरे भारत में फॉलो हो सकते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 होगा ही होगा, चोरी चकारी होगी होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता, नेचर ही ऐसा है। ठेले वाला आता है, सब्जी बेचता है, आप 1 किलो टमाटर खरीद रहे हो, उसके 1 किलो के पैसे दोगे, क्या एग्जैक्ट 1 किलो आएगा? अरे 50 ग्राम प्लस माइनस होता ही होता है। सेम इस लॉजिक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम्स है। पहली, एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है, डेप्रिसिएशन जैसा। बैड डेट लग रही है, कितनी होगी? एस्टिमेट है। कोर्ट में केस लगा है, मुझे लग रहा है जीत जाऊंगा, हार गया तो? मुझे लग रहा है हार जाऊंगा, जीत गया तो? आज जो कर रहे हो सकता है जरूरी नहीं आगे वैसा ही हो, चेंज हो जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके इसका मतलब सही नहीं। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बदलाव आ सकते हैं। इसका मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ऑडिटर गलत है? नहीं, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। इसलिए आप मान के चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट है वो खुद ही 100% सही नहीं है, तो मैं एज एन ऑडिटर कैसे 100% आश्वस्त कर दूं कि ये प्रॉफिट सही है? तो एस्टिमेट के कारण, जजमेंट्स के कारण प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गड़बड़ हो सकती है। जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट, जजमेंट यानी SLM से डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या WDV से करूं, लाइफ 10 साल मानूं या 8 साल मानूं, PPE की जजमेंट है, उसका एस्टिमेट है, चेंज होगा। प्लस हम कई बार क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल्स की मदद से बनाते हैं, पर आपको मालूम है इंटरनल कंट्रोल की अपनी लिमिटेशंस हैं।
जैसे कि इंटरनल कंट्रोल ही कई बार क्या होते हैं, लैप्स हो जाते हैं। लैप्स का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स लैप्स हो गए, इसका मतलब फेल हो गए। सिंपल सा एग्जाम्पल है, आईसीआई ने इंटरनल कंट्रोल बना रखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे चेकिंग ना हो, फिर भी चेकिंग हो सकती है। क्या आईसीआई बोल सकता है एग्जामिनेशन 100% बिना किसी चीटिंग के हुई है? चेकिंग बोल दिया मैंने, चीटिंग सॉरी, नहीं। वो कितने भी कोशिश कर ले, कितने सीसीटीवी कैमरे लगा दे, उसको चेक करने के लिए लोग लगाना पड़ेंगे। एक आदमी पे एक आदमी तो रखेगा नहीं, रख भी दिया तो 3 घंटे वो इतना ध्यान देगा क्या? 2 मिनट नजर हटी उधर, दुर्घटना घटा दी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये लिमिटेशन है, आपको मानना ही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल से बनते हैं। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कमबख्त, ये पता है कि नहीं तुमको? इंटरनल कंट्रोल, अरे बाप रे, ये शब्द तो बहुत बार आएगा रे। हो इंटरनल कंट्रोल तो बहुत बार आएगा, तो तुमको तो इंटरनल कंट्रोल पता होना चाहिए। क्या है इंटरनल कंट्रोल का मतलब? आ जाओ, मेरे पास तो है ना, एक ऐसी टर्म्स की, ये जितने भी हम टर्म्स कर रहे हैं, इसकी एक ऐसी शानदार नोटिंग, जिससे कारण से सीए इंटरमीडिएट क्या फाइनल में भी हमें ऑडिट मस्त समझ में आएगा, और एकदम आराम से, हौले हौले, कोई टेंशन नहीं है, मजे से। थैंकफुली इंस्टीट्यूट ने ऑडिट का कोर्स थोड़ा कम किया है, तो हमारे पास समय भी बढ़ गया है। वैसे भी अपन टेक ऑफ बड़े स्मूथली करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जहाँ समय सही देना है ना, वहाँ दिया ना, तो आगे समय अपने आप बच। गलत जगह शॉर्टकट लगा देने से वो लॉन्ग कट ही होता है। देखिए आप क्या हो रहा है डिस्कशन, रीजनेबल एश्योरेंस के बाद आओ मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं एक शब्द, इंटरनल कंट्रोल। इसका क्या मतलब, क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट, मुझे बताओ, ऑडिटर तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए मैनेजमेंट ने, वो देख के बता रहा है सही है या नहीं है। ऑडिटर से ज़्यादा चिंता किसको है कि हमारी कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो जाए, चोरी ना हो जाए? मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी की रखवाली कर रहा है, उसको ज़्यादा चिंता है कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। सही बोल रहा हूँ भैया? आप ऐसी बात समझो 2 मिनट की कि हमारा एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में लोग आते हैं खाना खाने, क्या रेस्टोरेंट का है? हम ये इडली सांबार साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग आते हैं और बहुत फटाफट चलता है ऐसा। लोग आए, आपने कभी इंडियन कॉफी हाउस, उड़ी पी, इस तरह के गए होगे ना आप, तो वहाँ क्या होता है, एकदम क्विक सर्विस होती है। आप गए, आपने बोला 2 इडली, वो लेके आ जाते, 20-25 मिनट में तो आदमी को खिला के रवाना कर दे। अपना रेस्टोरेंट है, अपने को डर है कि यार कमबख्त ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी आए और खाना खाए और बिल दिए बिना निकल ले। तो इसके लिए हमने कंट्रोल्स लगाए होंगे। एक कंट्रोल क्या लगाया होगा हमने, कि हमने वेटर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि भैया तेरी टेबल का ख्याल तुझे रखना है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर चले गया बिना बिल पे किए, तो तू जिम्मेदार है, तुझे बिल भरना पड़े। ये जो पॉलिसियां आपने बनाई है, ये कहलाएगा आपका इंटरनल। अब हो सकता है ऐसा हमने लगाया, पर हमने देखा कई बार ऐसा होता है, पर हम वेटर के पैसे काट नहीं पाते। वो ऐसे रोने लग जाता है, बताने लग जाता है, बोले अरे दादा दादा, मेरी तनख्वाही 8,000 रुपये आप महीने के देते हो, और 1,000 रुपये का वो खा के चले गया, मैं कैसे चलाऊँ? तो फिर हमने कंट्रोल चेंज किया, हमने बोला सीसीटीवी लगा देते। हमने एक चौकीदार बिठा दिया जो मॉनिटर करते रहता है कि बिना बिल पे किए कोई निकलता नहीं। तो ये जो भी आप तरीके लगाओगे ताकि आपका नुकसान ना हो सके, उसे बचाने के लिए, इसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। एक बैंक में क्या इंटरनल कंट्रोल होंगे? सिंपल हो गया, रेस्टोरेंट के कंट्रोल। रेस्टोरेंट के और क्या कंट्रोल्स होते हैं? और बताऊं? और सुन लो, तुम बताओ ना सर, हमको ये बिजनेस करना है, तो इसके कंट्रोल बताओ क्या होंगे, मैं ऐसे भी बता दूंगा। तो
दूसरा कंट्रोल है कि हमारे रेस्टोरेंट में एक मेनू कार्ड दिया हुआ है, उसमें जो भी ऑर्डर करता है वो सब हमारा कंप्यूटर में उसका बिल बनता है, एक सॉफ्टवेयर ले रखा है, तो हमने इंश्योर कर रखा है कि भैया जो मेनू कार्ड में रेट दिए गए हमारे सॉफ्टवेयर में भी वही रेट डले, जीएसटी उस पर लगे सही से लगे, हमने उसके रेट डाल रखे, क्योंकि जीएसटी हमारे दो लगते हैं, खाने के आइटम पे 5% और बेकरी के आइटम पे 18%, तो वो ख्याल रखना पड़ता है जिसका जो रेट है वो लगे, तो सिस्टम में सॉफ्टवेयर में डला हुआ है बराबर। तो ये भी एक तरह का कंट्रोल। अरे तुम कभी रेस्टोरेंट पे जाओ तो तुम ऐसे बुलाते हो ना कैप्टन को, कैप्टन एक्सक्यूज मी, हेलो, कब जब उसके साथ गए, ओ ये यार दोस्त चले गए तो बनने वाला है, ओ कलाकोट, हाँ, अरे चिली पनीर लगाती, तो वो क्या करता है, बोले यस सर, 3 चिली पनीर लिखती है, फिर वो भी ऐसे ही बुलाता है वेटर को, और वो फाड़ के देता है चिट्ठी और बोलता है ले जा अंदर, तो वो हाथ से लिखता है, फाड़ के वेटर को देता है, वेटर किचन में ले जाता है, किचन वाला क्या करता है 3 चिली पनीर बनाता है चिट्ठी के अगेंस्ट में, उस पर एक टेबल नंबर लिखा होता है, वो टेबल नंबर पे सब हो जाता है। उसके पास क्या होता है, पीछे एक डुप्लीकेट कॉपी होती है तो वो लिखता है, ऊपर की स्लिप वेटर को देता है, और कैप्टन जो दूसरी स्लिप रहती है वो बिलिंग सेक्शन में दे देता है कि भैया टेबल नंबर 21 में 3 चिली पनीर ऑर्डर हुए, तो वो सॉफ्टवेयर में टेबल नंबर 21 में 3 चिली पनीर डाल देता है। फिर जब टेबल नंबर 21 में फिर हमने बोला चलो 3 वड़ा पाव ले गया, तो 3 वड़ा पाव एंट्री हो गई, फिर हम जब जाते हैं तो बिल बनता है, उसमें सारी चीजें प्रॉपर आ जाती है। ये भी एक इंटरनल कंट्रोल, ये हमने एक तरीका बना दिया, सिस्टम बना दिया, जिससे इंश्योर हो कि भाई कोई भी चीज किचन में जा रही है तो उसकी कार्बन कॉपी बिलिंग सेक्शन में जा रही है, ताकि बिल हो जाए, कोई चीज छूटे ना। कंट्रोल। आप कोई मॉल में शॉप में जाते हो तो अगर आपके हाथ में बैग है तो आपको क्या बोलेगा, सर बैग यहाँ पे जमा कर दीजिए, इसका टोकन ले लीजिए। आपने देखा होगा जब आप मॉल में शॉप से बाहर निकलते हो तो वहां पे ऐसे RFID के ऐसे टावर्स लगे हुए रहते हैं, कोई भी अगर आपने अंदर से सामान बिना बिल कराए बाहर निकाला तो सायरन बज जाता है। ये सायरन अपने आप में क्या प्रूफ है कि आपने कोई सामान बिना बिल के बाहर निकाला है, ये उनका इंटरनल कंट्रोल। तो अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स लगाना पड़ते हैं दोस्तों आज की तारीख में। क्यों लगाए जाते हैं ये सारे कंट्रोल, और कौन लगाता है? ये सारे कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, जिसकी कंपनी, तुम्हारा रेस्टोरेंट तो तुम बनाओगे ना ताकि चोरी ना हो। What are internal controls? Internal controls are basically your policies and procedures, your systems. Internal control is nothing but a set of policies and procedures for effective conduct of business, ढंग से बिजनेस कंडक्ट कराने के लिए। It ensures to conduct business as per मैनेजमेंट डिफाइंड नॉर्म्स, जैसा मैनेजमेंट चाहता है बिजनेस वैसा हो। इट इंश्योर्स टू, से बिजनेस मैनेजमेंट डिफाइंड नॉर्म से बन सके, नंबर 1। नंबर 2, फ्रॉड्स प्रिवेंट हो सके, हमारे यहाँ कोई फ्रॉड या एरर ना हो। नंबर 3, हमारे एसेट्स की कोई चोरी ना हो, ये भी एक तरह का फ्रॉड ही है, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। इससे हम इंश्योर करें कि हमारे एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बने। तो ये भी तो एक दिक्कत है, पूरे समय हम रेस्टोरेंट पे नहीं रहते, मालूम पड़ा कि कस्टमर से पैसे लिए, वेटर ने जेब में डाल दिए, बिलिंग सेक्शन वाले ने बिल बनाए ही नहीं, कम का बना दिया, उससे गलती हो गई। हमें रिकॉर्ड्स एक्यूरेट चाहिए, और ओवरऑल टाइमली और रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन पाए। ये इंटरनल कंट्रोल।
इसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं, अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरा आप देखेंगे तो चैप्टर 3 में इसका बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन। रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल अभी मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको चाहिए इंटरनल कंट्रोल के, तो कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल के? एक एग्जाम्पल हो सकता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मतलब इसे बोलते हैं मेकर चेकर अलग अलग होना। जो आदमी बिल बनाएगा वो पेमेंट नहीं करेगा, कोई और करेगा। परचेज आपने करी है तो पेमेंट कोई और करेगा, नहीं तो आप मिली भगत कर लो। जॉब रोटेशन, बैंक में देखना हमेशा कैशियर चेंज होते रहते। सरप्राइज चेक्स, हमारे रेस्टोरेंट में कभी भी सरप्राइज चेक कंडक्ट कराते थे। या बोतलें जितनी खरीदी थी उसमें से बिल कितनी हुई और बची कितनी। बोतल काहे की, अरे अमूल कूल यार, तुम भी ना कुछ भी सोचते हो। और काहे की बोतल है, बताओ, तुम बताओ काहे की बोतल बोल। रेस्टोरेंट है हमारा, बार बोला मैंने। सरप्राइज चेक्स, रिकंसिलिएशन बेस्ट एग्जाम्पल है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं हर महीने हर हफ्ते, चेक करने के लिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कैशियर ने बैंक से कैश निकाली और घर ले गया, ही नहीं हमारे यहाँ। तो ये इसके उदाहरण है। ये सब क्या है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू हमारे इंटरनल कंट्रोल। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब कुछ भी नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है ऐसे सिस्टम जो आप बनाते हो जिससे कि फ्रॉड ना हो, हमारी कंपनी में गड़बड़ ना हो, हम जैसा चाहे बिजनेस हमारा वैसा चले, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, हमारी रिकॉर्डिंग सही हो। ये हमारा इंटरनल कंट्रोल कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं, मैनुअल हो सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल का, अटेंडेंस। हमारे एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगती है, उसके बेसिस पे सैलरी बनती है, ये इंटरनल कंट्रोल। अब कई सारी कंपनियों में कोई मैनुअल अटेंडेंस नहीं होती, आते हैं वो फिंगर पंच करते हैं, उससे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, उससे सैलरी कैलकुलेट हो जाती है, ये इंटरनल कंट्रोल। आपकी स्कूल में एक सिस्टम होता था कि जितनों की भी फीस नहीं आती थी उनके पास रिमाइंडर आ जाता था। वो एक मुनीम रख रखा है उन्होंने जो यही चेक करते रहता था, क्लास 10D में कितने बच्चों की फीस नहीं आई, उनको सबको रिमाइंडर भेजता था, फिर कॉल करता था, फिर उसके बाद आपको स्कूल में आने से रोक दिया जाता था। ये हमारा सिस्टम, एक पॉलिसी बना रखी है जिससे हम क्या इंश्योर करते हैं कि भैया हमारी फीस डूबे ना, बच्चा पैसे दे। सिस्टम है हमारे यहाँ, कोई भी स्कूल छोड़ के जाता है तो पहले नो ड्यूज लेना पड़ता है। और नो ड्यूज में कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा नो ड्यू लेने? सबसे पहले अपन जाएंगे कहाँ पे कि भैया हम स्कूल से ट्रांसफर ले रहे हैं तो कृपा करके हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दो जिसके आधार पे हमारा दूसरी स्कूल में एडमिशन होगा। तो बोलते थे जाओ पहले नो ड्यूज लिखवा के लिए। लाइब्रेरी में गए, हमने बोला नो ड्यू दे दो, उन्होंने बोला तुम्हारे नाम पे किताब इशूड है। तो ये कंट्रोल है उनका कि जब भी वो कोई स्टूडेंट को किताब देते थे तो नोट करते थे कि इस स्टूडेंट को, ये रोल नंबर वाले स्टूडेंट को ये किताब दी। हमने बोला यार हम तो आज तक कभी लाइब्रेरी में घुसे ही नहीं, किताब कहाँ से इशूड है? बोले देखो ये किताब इशूड है नैन्सी ड्रू एंड हार्डी बॉयज। हमने बोला अरे यार वो तो नैन्सी नाम पढ़ के मैं ले गया था। तुम लाओ तो घूम गई, तो बोले ये 500 रुपये इसके कट गए। बोले फिर स्पोर्ट्स वाले से नो ड्यू लेने गए, उन्होंने बोला अरे देखो तुम्हारे नाम पर बास्केटबॉल इशूड है। हमला अरे सर वो तो स्कूल कंपटीशन के लिए लेके गए थे। तो बोले वापस देनी तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमने दी नहीं। हमला सर वो तो नहीं है। बोले चलो 800 रुपये इसके कट गए। तो ये क्या है, उनका सिस्टम है जिससे स्टूडेंट इंश्योर करे कि भैया ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। तो ये कंपनी का नुकसान नहीं हो रहा है, स्कूल का नुकसान नहीं हो रहा है। ये क्या है, सिस्टम है। इसी को क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल। और क्या? तो सर ऐसे तो ढेर सारे, हाँ तो ढेर सारे ही होते। एक कंपनी अच्छे से चलाना है तो आपको बहुत सारे कंट्रोल बनाना पड़ते हैं। ये कौन बनाएगा? ऑडिटर? नहीं, मैनेजमेंट। हाँ,
भैया तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो तुम बनाओगे ना, ऑडिटर तो क्या वो 5-10 दिन आएगा, ऑडिट करेगा, चले जाएगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है यानी मैनेजमेंट की, क्या कंट्रोल बना। तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। किन चीजों के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको ऐसा बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, टू डिजाइन, implement and monitor internal controls that can prevent or detect and correct any misstatements, frauds, errors. थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ, याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ये टर्मिनोलॉजी जितनी भी यहाँ पे लिखेंगे ये सिर्फ अपने समझने के लिए, ये एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम के लिए अपने को रिस्पेक्टिव चैप्टर में जो ब्रह्मास्त्र में दिया है बस उससे ही लिखना है। तो सर ये क्यों लिखवा रहे हो, फील करने के लिए, तो ज्यादा फीलिंग हो रही, ये इसलिए लिख रहे हैं बेटा अपन, ताकि आपको जब कई बार जब आप पढ़ोगे ना आपके मन में ऐसे डाउट्स आएंगे, तो वो डाउट्स कब क्लियर होंगे, जब आप इनको ऐसे पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आओगे ऑडिट में टर्म्स और अच्छे से आपको समझ। तो आप इसका एग्जाम्पल लिखना है तो आप सबसे बढ़िया लिख लो, स्कूल में फीस ओवरड्यू होती थी तो रिमाइंडर आते थे, ये एक इंटरनल कंट्रोल है। टीसी लेते थे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो नो ड्यूज कराना पड़ते थे। सारे डिपार्टमेंट से, ये भी एक इंटरनल कंट्रोल है। इनफैक्ट स्कूल वाले इतने शाने थे कि कॉशन मनी लेते थे, तो कॉशन मनी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कि भैया कोई स्टूडेंट अगर सपोज स्कूल की कुछ चीज़ें लेके भागी गया और टीसी भी नहीं ली, तो फिर हम क्या करेंगे, तो कॉशन मनी से एडजस्ट कर। ये सब इंटरनल कंट्रोल के एग्जाम। आया 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 आया, अरे समझ में आया तो भी बोलने का, ऐसा नहीं सिर्फ नहीं आता है तो ही बोलते। चलिए, तो क्या है दोस्तों, आप इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करते हो ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, पर इंटरनल कंट्रोल में ही लैप्स हो गया। यानी तुम समझो कि स्कूल, तुम्हारे रेस्टोरेंट में वो जो कैप्टन है, वो कैप्टन की मिली भगत है किसके साथ में, किचन के शेफ के साथ में। तो किचन के शेफ को बोल रखा है जब तक तेरे पास स्लिप नहीं आए तब तक तू क्या नहीं करेगा, कुछ माल नहीं बनाएगा। उसने शेफ को बोल रखा है मैं व्हाट्सएप करूँ तो बना देना, शेफ माल बना देता है, एक वेटर भी सेट किया हुआ है, तीनों की मिली भगत है, तो कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं होता है और कैप्टन अपने रिलेटिव्स को यूं ही खाना खिलाया जा रहा है। बीआरएस इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कल्यूजन। कल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत। मिली भगत कल भी बताया था मैंने, तो उससे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ हो सकते हैं। सेकंड, दूसरी लिमिटेशन का कारण है बेटा हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स। एक ऑडिटर के पास ऐसे प्रोसीजर या ऐसे राइट है क्या कि वो बोले कि भैया मैं तो एक एक चीज पूरी चेक करूंगा और इस साल का ऑडिट करने में 5 साल लगाऊंगा और 5 साल बाद रिपोर्ट दूंगा पूरा डिटेल में चेक करके। नहीं, हमारे ऑडिटर की भी सीमाएं। पहली बात, हमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है, पर हमारे साथ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है, हम 100% चेक नहीं करते, हमें सैंपल टेस्टिंग ही करना पड़ती है। क्यों? क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक रूल होता है दोस्तों कि इंफॉर्मेशन समय पर आए तो ही यूजफुल है। आज का अखबार आज की कीमत है, एक दिन बाद उसकी कीमत कुछ नहीं। तो अगर ऑडिटर बहुत ज्यादा समय लेगा ऑडिट करने में तो कोई मतलब ही नहीं है ऑडिट का, तो उसको सैंपल टेस्टिंग करके ही ऑडिट करना है। यानी वो 100% चेक नहीं करता है, सैंपल बेसिस पे चेक करता है। आईसीआई जब तुमसे एग्जाम पूछता है तो 100% चेक थोड़ी ना करता है। ये थोड़ी ना बोलता है ऑडिट का पेपर ही तुमसे 500 मार्क का लेंगे और 5 दिन तक रोज आना और रोज 3-3 चैप्टर पूछेंगे तो भी वो सैम्पलिंग होगी। ऐसा तो नहीं बोलता पूरी किताब कंठस्थ करो और पूरी किताब लिख के जाओ।
तो 100% होगा। वो सैंपल करता है कि भैया 3 घंटे में मैं मेरे हिसाब से कुछ कुछ आइडेंटिफाई करके पूछ लूंगा, जिसने ये पार कर लिया वो पार। तो ऐसे ही ऑडिटर भी टेस्ट करता है कि ये चीजें चेक कर ली। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल सैलरी चेक कर रहा हूँ, कंपनी में 100 एम्प्लॉई है, मैंने 10 उठाए, 10 चेक कर लिए, सब सही लगे। मुझे लगा कुछ डाउट है तो 10 और चेक कर लिए, सब ठीक लगा, मैंने बोला सब ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ छूट जाए। पर ऑडिट ऐसे ही होता है, सैंपल टेस्टिंग, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ऐसे ही होता है ऑडिट। दूसरी लीगल लिमिटेशन होती है क्या, कई बार मैनेजमेंट होता है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन ऑडिटर उनको फोर्स नहीं कर सकता कि भैया देना ही पड़ेगी। मैनेजमेंट बोलेगा बस यही है इन्फॉर्मेशन। हमने बोला भाई आपने स्टॉक वेरीफाई किया था, मैनेजमेंट ने बोला हाँ किया था। हमला प्रूफ, उन्होंने बोला प्रूफ तो कुछ नहीं है, बस ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा है सब स्टॉक सही था। यार अब ऐसे हम कैसे मान ले, उन्होंने बोला बस अब मानना ही पड़ेगा, क्या करें। अब आप क्या कर लोगे, आपकी सीमा है। आप ये बोल सकते थे भाई मैनेजमेंट जब स्टॉक वेरीफाई किया तब हमें आप बुला लेना। मैनेजमेंट ने बोला अरे सॉरी हम भूल गए बुलाना। अब आप क्या कर लो, ये प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम। फिर कई बार क्या होता है, कम वक्त तो मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड कर देता है। सत्यम सुना है, सत्यम सत्यम, नीरव मोदी, विजय माल्या, DHFL, ये सब ऐसे केसेस है जहां पे खुद मैनेजमेंट ने ही फ्रॉड किए। ICICI की चंदा कोचर के ऊपर आरोप लगाया कि भैया उसने वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत को खूब लोन बांटे, जबकि उसकी लाइबिलिटी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, पर रिलेटिव था तो खूब बांटे। अब टॉप मैनेजमेंट अगर कर ले तो यार दोस्तों, तुमको लगता है मुकेश भाई बोले कि यार ये माल इस पार्टी से खरीदना है, तो तुमको लगता है दूसरे लोग मना करें। तो मैनेजमेंट ही अगर फ्रॉड में इंडल्ज होकर छुपाना शुरू कर दे तो ऑडिटर की तो बैंड बज जाएगी, पसीज उड़ जाएंगे, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अगर चीजों को बदल देगा तो भैया हम कोई CID नहीं है, हम कोई CID प्रद्युमन नहीं है जिनको देख के ही समझ में आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैं कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैंने चेक करके देख लिया वाउचर में अरे ये सिग्नेचर फेक लग रहे हैं, ये सब काम नहीं है। इनफैक्ट अगला पॉइंट भी दिया हुआ इन्वेस्टिगेट। एनीवेज और पढ़ते हैं। कई बार रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उनमें हमेशा डाउट रहता है। क्यों, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर लो वही समझो सीधी सी बात। क्या हो रहा था, तुम्हारी कंपनी में कुछ तुम्हारे प्रॉफिट ज्यादा ही हो गए, हाय 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 क्या बात। तुम CA बन गए, CA बनने के बाद क्या करोगे, जॉब या प्रैक्टिस। सर सिंपल है, बढ़िया जॉब लग गई तो जॉब, नहीं जमी तो प्रैक्टिस, वो नहीं जमी तो पढ़ाना शुरू कर दी। तो मेरी लगी थी IT से बढ़िया जॉब, बाय चॉइस आया पढ़ाने, हाँ आया। तो समझो आप प्रैक्टिस में गए, आपने ऐसा अंधाधुन शानदार प्रैक्टिस जमाई, खूब प्रॉफिट हो गए, तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है। आपने देखा कि बाबूजी रिटायर्ड और आपकी मदद भी करते हैं, अकाउंटिंग वगैरह सब वही खाते वही देख रहे हैं आपके घर। हमने बोला यार अपन एक काम करते हैं ना, अपन बाबूजी के नाम की सैलरी डाल देते। तो हमने बोला बाबूजी देखो आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके यहाँ पे टैक्स रेट भी कम है, आपको हम 8 लाख रुपए की सैलरी दिखा देते। तो हमारे इस साल के क्या हो रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहे हैं 15 लाख के, उसमें 8 लाख की सैलरी दिखा देंगे। 15 लाख में क्या होता है, आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे स्लैब रेट्स होती है, तो 10 लाख के ऊपर हाईएस्ट स्लैब है 30% टैक्स। इधर अपन ने डिवाइड कर दी तो दोनों 8-8 10-10 से नीचे आ गए, तो ओवरऑल टैक्स मेरी कम हो गई। तो मैंने बोला आपको ऐसी सैलरी दिखाएंगे, हर महीने ट्रांसफर कर देंगे, कभी ऑडिटर आपसे पूछे ना कि आपको इतनी सैलरी मिलती, तो आप बोलना हाँ हाँ मिलती है, और हम अकाउंटिंग देखते हैं उसके इतने पैसे, जबकि एक्चुअल में तो बाबूजी फ्री में कर रहे थे, और जो हम पैसा उनको देते कैश में ले भी लेते। मतलब क्या है इसका दोस्तों, रिलेटेड पार्टी मिल गई तो ये चीज ऑडिटर डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। तो कैसे चेक करेगा, बैंक में पेमेंट किया हुआ है और वो बोल भी रहे, अब उन्होंने कैश में दिया, ये मैं कहाँ से चेक करूंगा। इसलिए कहा गया है कि जहाँ रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है ना, वहां पे आपके ऑडिट प्रोसीजर भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ये भूल जाओ तुम कि तुम 100% फ्रॉड डिटेक्ट कर पाओ। तो सबसे पहले में अपन ने क्या लिखा, अकाउंटिंग में क्या इन्वॉल्व है, जजमेंट और एस्टिमेट्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की प्रॉब्लम समझ लो दोस्तों, जजमेंट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें
सैम्पलिंग करना पड़ती है, हमारे पर कुछ लीगल लिमिटेशंस होती है कि हम फोर्स नहीं कर सकते मैनेजमेंट। रिलेटेड पार्टी यानी आरपी ट्रांजैक्शंस में हमेशा रिस्क होता है। है ना। इसके अलावा हो सकता है अगर मैनेजमेंट एमजीटी यानी मैनेजमेंट फ्रॉड्स में इन्वॉल्व है तो बहुत डिफिकल्ट है डिटेक्ट करना। तो ये हमारी कुछ ऑडिट प्रोसीजर की प्रॉब्लम है कि हम नहीं कर पाएंगे डिटेक्ट। प्लस हमारे साथ एक दिक्कत ये है कि हम ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर नहीं है। इन्वेस्टिगेटर क्या होता है अपन देखेंगे डिफरेंस, पर मेरे पास ऐसा पावर नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेटर जैसे काम कर लूँ। तुमने सुना है क्या कभी ऑडिटर आया और उसने क्या किया, मैनेजमेंट को बोला चलो गीता पे हाथ रखो कसम खाओ, बाइबल कुरान पे हाथ रखो कसम खाओ, बोलो जो भी बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँ। तुमको लग रहा है मैनेजमेंट डायरेक्टर्स कंपनी के झूठ बोल रहे हैं, तुम क्या किए, तुम पकड़ के ले आए उनको, लाई डिटेक्टर टेस्ट पे बिठा दिया, नार्को टेस्ट करा दिया। डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है, हमने क्या किया, मीटिंग हो रही थी बोर्ड रूम में, वहां पे एक छोटी सी जगह थी खोपचा, वहां पे हमने हमारे एक छोटे से बारीक आर्टिकल को छुपा दिया। हमने सुनना अंदर क्या बात। हमने डायरेक्टर की पेन में माइक्रोफोन प्लांट कर दिए, उनके मोबाइल में एक स्पाईवेयर डाल दिया जिससे उनके पूरे मोबाइल की क्लोनिंग करके सारी चैट निकाल के देख लिया कहाँ फ्रॉड कर। और पर्सनल चैट में कुछ कुछ ऐसी ऐसी चैट में, ओ मेरे भाई प्रभु ऐसे काम इन्वेस्टिगेटर करते हैं हम। इन्वेस्टिगेटर कैसा होता है, पुलिसमैन जैसा, वो किसी भी हद तक चले जाएगा, वो मान के ही चलता है सामने वाला झूठा बदमाश फरेबी चोर है। ऑडिटर ऐसा नहीं होता है भाई, उसका काम सिंपल सा है, आपने अपॉइंट किया, हम चेक करके आपको बता रहे हैं, आपके हिसाब से सब कुछ आपने जो किया है सही है, हम भी देख रहे हैं सही है, गलत है तो बता दें बस। ये अपने को पुलिसमैन वाले काम नहीं करना है कि अपन ने क्या किया, गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा दी, ओथ बोलते हैं इसको, टेस्टिफाइंग अ पर्सन ऑन ओथ, इसका मतलब कि किसी की गवाही लेना कसम खिलवा के, ये सब अलाउड नहीं है। आप हम ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर नहीं है तो कहां से हम एश्योरेंस 100%। फिर एक टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट भी होती है दोस्तों, हम सारी चीज वेरीफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि समय की कमी है। सर ये तो वही वाला पॉइंट हो गया ना, ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड। प्लस कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस एकदम से मार्केट में कुछ कंडीशंस चेंज हो जाए और बंद हो जाए। जैसे कि जियो आ गया, एकदम से बैंड बज गई एग्जिस्टिंग की, चलते चलते बंद होने वाली हालतें आ गई। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन चेंज कर दी, बैन कर दिया प्रोडक्ट, हो सकता है ना भाई, गवर्नमेंट ने बोल दिया राहुल नाम के जितने भी लोग हैं सबके धंधे बंद। अब एकदम से आ गया, अब आप बताओ ये कैसे प्रेडिक्ट करोगे, चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया, लोग फिर बोले ऑडिटर को अरे तुमने ऑडिट किया था, तुमने बोला सब सही है, और 6 महीने में बिजनेस बंद हो गया। तो मैंने बोला भैया मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ बिजनेस चलने की, मेरी ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है, मैं फ्यूचर को थोड़ी ना प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। प्रेडिक्ट करना होता तो मैं नहीं अपने हिसाब से अटेम्प्ट देता, बोले इसी में पास होऊंगा, फालतू मेहनत करी छट्टे में पास हुआ, बात करते हो। तो इसका मतलब क्या है, नए बिजनेस मॉडल, नए प्रोडक्ट, कुछ एडवर्स इवेंट हो गई, ये सब मैं कहाँ से प्रेडिक्ट करूंगा। इन सब कारणों से मैं गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेट। दिस मीन्स ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इसलिए वो सिर्फ क्या देता है, hence he obtains and provides reasonable assurance। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इज ऑडिट अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हम बोलेंगे नो। इज ऑडिट अ गारंटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बिजनेस आगे चलेगा ही चलेगा, नो। हम बोलेंगे ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, इट गिव्स एन रीजनेबल एश्योरेंस। फिर हम बोलेंगे ही कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, which involves inherent limitation of financial reporting process, inherent limitation of audit procedures, investigator नहीं है, auditor is not investigator, and time and cost. Apart from this,
Future events can make the business shut down, which cannot be predicted by anyone, including the auditor. Hence, he will not guarantee that the business will continue. It will only provide a reasonable. और ये इनहेरेंट लिमिटेशंस का डिस्कशन दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर. चलिए, इस पे किसी को डाउट है तो पूछिए. मैं अब आपको इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं उस बारे में भी बात करता हूँ. बट तब तक मैं रुका हूँ, आपके कोई डाउट्स है तो. बताए. नहीं है तो बोल दो नो डाउट्स, आगे बढ़ो. टाइमलाइन वाला पॉइंट, टाइमलाइन वाला कौन सा पॉइंट? एक बार दोबारा बोलो. टाइम, अच्छा टाइमलाइन कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं ऑडिट करने का, समय की सीमा है. जैसे मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम इंटरमीडिएट में 100% पढ़ाई करके पूरा 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि मैं तैयारी के साथ गया हूँ और पास हूँ? इनफैक्ट तुम 100% पढ़ाई भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि समय की सीमा है. तुमको 1.5 डेज में पूरा ऑडिट रिवाइज करना है, सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं. टाइम की कमी है तो कहीं ना कहीं तुम कम ज़्यादा करोगे ही करोगे. कहीं फोकस बढ़ाओगे, कहीं फोकस कम करोगे. तो इसे बोलते हैं टाइम और कॉस्ट कंसेप्ट. कि भैया समय की सीमा है अपने पास, अपन अनलिमिटेड समय नहीं दे सकते ऑडिट के. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है अपने आप को कई जगह पर कि भैया बस सब ऑडिट में इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. चलिए भाई बताइए, और कोई डाउट्स हैं? मैं क्वेश्चंस लेता हूँ. इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम. पूरा पढ़ो बेटा. यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम. मैं बताता हूँ. तुमने सिर्फ इतना पढ़ा रहे, इंफॉर्मेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम, ऐसे नहीं करना. एक बार बीकॉम की एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आया था. मैंने तो बीबीए किया था, बीकॉम नहीं किया था. हमारे दोस्त लोग करते थे. तो हिंदी का पेपर था. बीकॉम में हिंदी बहुत टफ मानी जाती. तो क्या क्वेश्चन पेपर में एक निबंध आता था, बहुत टफ रहता था. सब लोग पेपर दे के आए बाहर बहुत खुश. वो बोले मजा आ गया यार. हमने बोला हाँ यार, निबंध का बहुत डाउट था और सिंपल आया महात्मा गांधी पे. उन्होंने बोला हाँ यार, मैंने तो 20 पेज छाप दी. तो बीकॉम में ऐसे ही वजन से मार्क्स मिलते हैं, कॉपी कितनी भरी. तभी एक वो पढ़ा लिखा दोस्त आया, उसने बोला अरे यार निबंध में 12 बजा दी. हमने बोला अरे बापू पे निबंध नहीं लिख पाया तो क्या आदमी? बोले बापू पे थोड़ी ना था मिलना, और किस पे था? बोले भाई पढ़ तो सही, पूरा क्या लिखा है? उन्होंने लिखा था, पहली लाइन में लिखा हुआ था विस्तार में जीवनी और निबंध लिखिए महात्मा गांधी, और अगली लाइन में लिखा हुआ था को किसने मारा. हमने बोला यार अगली तो पढ़ी नहीं हमने, ये तुमने वैसी वाली बात कर दी. इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम पढ़ दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं. रेलेवेंस, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम. बेटा इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन आज की आज ही रेलेवेंट है, कल कम रेलेवेंट हो जाएगी, परसों और कम, हफ्ते भर बाद और कम. आज ओल्ड से न्यू कोर्स में आने वालों के लिए जितनी जानकारी है सब रेलेवेंट है. यही जानकारी 6 महीने बाद ही रेलेवेंट, यूजलेस, कोई काम की नहीं. समय के साथ साथ इंफॉर्मेशन की यूजफुलनेस कम हो जाती है, रेलेवेंस, यूजफुल. ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ.
हाँ, मुझे क्वेश्चन बताने थे ना तुमको। अब देखो, इंस्टीट्यूट ने एक बढ़िया काम किया है। हर पर्टिकुलर चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन डाले, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के नाम के, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा, अच्छा इसका ये मतलब एग्जाम में भी आ सकते हैं ये। और ये सब नए, तो कोई भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के कॉलम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सब नए क्वेश्चन है। अभी मैंने क्वेश्चन बैंक शेयर नहीं करी है, कल करूंगा मैं आपके साथ। उसमें अलग अलग बाइफरगेट किया, तब मैं समझा दूंगा पूरा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता, तो मैंने इसमें क्या किया है, जो क्वेश्चन का मेन क्रक्स है उतना पार्ट हाईलाइट कर दिया है, जिससे आप ये समझ जाओगे ये क्वेश्चन किस टॉपिक पर है। उसमें आंसर नहीं, टॉपिक समझ में आ जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि रिवीजन के दौरान आप वो कर सको। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है कुछ बोल्ड किया हुआ नहीं आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लालजी भाई हैज परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किसी ने बोला, टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिस ऑडिट रिपोर्ट शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड एवरी क्वार्टर जस्ट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपन आएंगे तो तभी रिव्यू पढ़ेंगे तो क्वार्टरली के बारे में बात कर। किसी ने बोला है सर हर क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट होना। ये समझने समझाने के लिए पहले क्वार्टर का मतलब समझा दो। क्वार्टर मतलब 3 महीने का, ये के लिए क्वार्टर। चलिए, लालजी भाई हैज परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन्होंने शेयर खरीदे हैं एक कंपनी के। The audited financial statement of the company provide picture of healthy financial performance, robust turnover, low debt and good profits। यानी कंपनी में सब कुछ बढ़िया है और ये स्टेटमेंट ऑडिटेड। On the above basis, he is absolutely satisfied money invested by him is safe. There is no chance of losing his money। बोल रहा है पक्का है मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। डू ऑडिटेड रिजल्ट, तो ये पूरी ऑडिटर के ऊपर जवाबदारी डालने की चाहत रखता है। एंड ऑडिट रिपोर्ट्स of company provide such assurance to investor like Lalji Bhai। Is thinking of Lalji Bhai correct? No, Lalji Bhai, because audit does not give an absolute assurance, it only provides a reasonable assurance। अब अगर 2 मार्क का है तो जितना दिया है वो लिखेंगे, यही 4 मार्क का आएगा तो फिर हम लिखेंगे क्यों ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पूछा नहीं है क्या इसकी करेक्ट है, नहीं। अगर ऐसा लिख देते वाई, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी लिखना पड़ता है। आईएल का फुल फॉर्म मत पूछना, इनहेरेंट लिमिटेशन। ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस टू इन्वेस्टर इन शेयर्स रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ मनी। शेयर प्राइसेस आर अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ फैक्टर। ऑडिट ओनली गिव्स रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड्स। और यहाँ पे भी लिखना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सर आप तो आईसीआई के आंसर में भी गलतियां निकाल सकते हो। हाँ, बहुत निकाली मैंने, फाइनल के पेपरों में इतनी ढेरों गलतियां निकाली है। अभी इस बार के सीए फाइनल के एफआर के पेपर में कई सारी गलतियां, और अपने बच्चे सैकड़ों की तादाद में इंस्टीट्यूट को मेल कर रहे हैं। तो होता है ऐसा थोड़ा ना, पर ये इतनी मेजर गलती नहीं है कि कोई फर्क है क्या, इसलिए ये अपन नहीं बताएंगे, पर अपने को पूरा आना चाहिए ना। आगे, हेंस थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज नॉट करेक्ट। लालजी भाई जो बोल रहे हैं सही, एकदम परफेक्ट है। ये जो अपन ने पढ़ा इसी का ये जवाब है। आ जाओ, एक आध और ट्राई करवाता हूँ। ये वाला देखो। Ziva Product is a partnership firm engaged in trading of designer dresses. Oh. The firm has appointed JJ and Company Chartered Accountant to audit their accounts for a year. 1 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कौन कर रहा है? JJ। 2 बार जल गया ये तो। The auditor was satisfied with control system of the firm। तो उसने इंटरनल कंट्रोल देखा और वो उससे काफी संतुष्ट है। Carried out required procedures and necessary verification। अपने प्रोसीजर लगाए। In particular, they carried out sample checking of purchase। They traced purchase bill to GST portal। तो इन्होंने सैंपल बेसिस पे परचेज चेक करी। आजकल आपकी परचेज जीएसटी पोर्टल पे भी अपडेटेड होती है। अगर रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किए तो वहां से भी चेक कर ली, और सप्लायर से भी कंफर्म कर लिया जो माल खरीदा है वो। एंड दे वर सेटिस्फाइड विद द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय देम एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट। संतुष्ट है बने, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं।
An audit report was submitted to the firm giving an opinion that financial statement reflected true and fair view of the state of the firm. हम satisfied है इस ऑडिट एविडेंस से जो हमें मिले हैं इस ऑडिट एक्सरसाइज से। तो प्रोसीजर से एविडेंस मिलते हैं, सब समझ में आ रहा है ना? क्या लगाया हमने? सैम्पल प्रोसीजर। उससे क्या मिले हमें? एविडेंस। उससे हम क्या हो गए? ओपिनियन बनाने में सक्षम हो गए कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जा रहा है। आगे, later on it was discovered that purchase manager responsible for procuring dresses from one location was booking fake purchase of small value by colluding with unethical dealers. छोटी छोटी परचेज ये फेक बुक कर रहा था, माल आ नहीं रहा था पर ये बुक कर रहा था। और इसने किसके साथ मिली भगत कर ली? डीलर्स के साथ। उनको बोला कि भैया तुम दिखाना कि मैंने माल सप्लाई किया है, बिल भेजना, माल आएगा नहीं, बस बिल भेजना, हम तुमको पेमेंट कर देंगे और उस पेमेंट में से आधा हमें दे देना। कंपनी का नुकसान, आधा तुम्हारी कमाई, आधा हमारी कमाई, तुमको सिर्फ बिल बनाना है। पेमेंट टू दिस डीलर वाज आल्सो मेड इन कनाइवेंस विद अकाउंटेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। और इसमें अकाउंटेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि पेमेंट अकाउंटेंट को करना था, तो वो बोलता भैया माल का है, तो उसको भी मिली भगत कर ली। अब जो फर्म के पार्टनर है, कौन सी फर्म? ये जीबा प्रोडक्ट, इसकी बात हो रही। ये ऑडिटर को बोल रहे हैं कि ऑडिटर ये क्या फ्यूटाइल काम किया तुमने। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस। यूजलेस बोल दिया ऑडिट को। क्या पार्टनर करेक्ट है उनके व्यू पॉइंट में? और आप आपके हिसाब से इमेजिन कर लो जो भी आपके आंसर है उसका जवाब। तो हम, क्योंकि इमेजिन करना, अजम्पशन लेना है, तो हम बोलेंगे भाई देख के तो लग रहा है परचेज ऑडिटर ने अच्छे से चेक करी। इंटरनल कंट्रोल की खामियां होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की खामियां हैं कि अगर कल्यूजन हो गया तो फ्रॉड डिटेक्ट होने से रह जाता है। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, तो इसके लिए ऑडिटर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं देता है। ये ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट वेस्टफुल है, फ्यूटाइल है। तो क्या लिखा है देखिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। Internal control not operated properly due to collusion between employees. It is a limitation of internal control. Auditor relied on internal control. It is very nature of financial reporting. Management is responsible to have proper control. ये inherent limitation. घुमा घुमा के जो भी आंसर लिखा है वो बेसिकली आपका छुपा हुआ है कौन से वाले पॉइंट में? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल। कि भैया इसकी लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की, क्या कि कल्यूजन होगा तो इसमें आपस में क्या होगा? कंट्रोल लैब्स होंगे तो अकाउंटिंग गलत होगी। इसके लिए ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। आपको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के इस एग्जाम्पल का वास्ता दे के कहना है कि मैनेजमेंट का, पार्टनर का जो कहना है वो गलत है। ऑडिटर वेस्टफुल नहीं था, ऑडिटर ने अपना काम ठीक किया है जितना लिखा। तो इसी के साथ दोस्तों तुम्हारा किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है। एक बहुत बड़ा टॉपिक अपन ने पढ़ा है दोस्तों, ये है रीजनेबल एश्योरेंस और उसी के साथ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ। बहुत बार आएगा इनहेरेंट लिमिटेशंस का। अब अपन आगे बढ़ते हैं और स्कोप ऑफ ऑडिट पे। स्कोप का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं या नहीं होती। स्कोप, तो सबसे पहले पर्पस क्या ऑडिट। ऑडिट का पर्पस गारंटी देना है क्या? ऑडिट का पर्पस है सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना यूजर्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय, एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस और कोई उद्देश्य नहीं। क्या चेक करके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड दे आर फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब तो लिख दोगे यार, इतनी बार बोल दिया, नेचुरली आना चाहिए, ये पर्पस है। तो सर ये जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये कौन है? ये शेयर होल्डर हो सकते हैं। देखना, ध्यान रखना, मैनेजमेंट यूजर नहीं है, मैनेजमेंट खुद प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल। यूजर कौन है? जो इनको यूज करते हैं। शेयर होल्डर देखेंगे,
एम्प्लॉयज देख सकते हैं कि भैया इस कंपनी में आगे रहना है नहीं रहना है, कस्टमर देख सकते हैं कि भैया देख के कंपनी से समझ में आएगा कि कंपनी कितनी साउंड है, क्रेडिटर देख सकते हैं उधार देना है या नहीं, सरकार देख सकती है, रेगुलेटरी बॉडी देख सकती है, बैंकर देख सकते हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। फ्रेमवर्क जो प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओहो अडॉप्ट एंड प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एस साइलेंट हो गया, खैर एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फ्रेमवर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो एंटिटी के नेचर पे, यानी एंटिटी का नेचर क्या है, अगर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फ्रेमवर्क अलग होएगा, मैन्युफैक्चरिंग है तो अलग होएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, दोनों केस में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग दिखेंगे। और लॉ और रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आरबीआई के क्या रिक्वायरमेंट है, इनके आधार। तो जैसे कंपनीज का फ्रेमवर्क भारत में देखा जाए तो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इन सब्जेक्ट कुछ टर्म्स समझाइए जो पहले ही पढ़ लिया अपन। ये स्कोप का डिस्कशन नहीं है, ये तो इंट्रोडक्शन है, स्कोप यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले ऑडिट के स्कोप में क्या आएगा, हर वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट हो रहे हैं उससे रिलेवेंट। बहुत ही बढ़िया। ऑल एस्पेक्ट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड आर कवर्ड अंडर ऑडिट। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलिए इनफैक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन है वही पूछ लो। ये देखो, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फूड डेट्स लिमिटेड is engaged in business of recycling of waste from dumping grounds of Municipal Corporation of Indore to usable manure. इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1, और यहाँ पे ऐसा होता है कचरे से खाद बनती है और बहुत सारे लोग आके देख के जा रहे हैं यहाँ पे। It is in this way also helping to make the city clean. During course of audit by Zoa and Zoa, form of auditor, CFR में auditor बोला है तो, it is observed by auditor that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following environmental regulation involving imposition of hefty monetary penalty on the company. Hefty का मतलब heavy, हेवी लिख देते तो समझ आ जाता तो तुम आंसर सही दे देते, आंसर सही देते तो पास हो जाते तो आईसीआई का अपना उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। क्या उद्देश्य है आईसीआई का, तुमको सीए बनाना या बनने से रोकना? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। हेफ्टी मतलब हेवी। तो क्या हुआ है भैया, मेरी कंपनी के ऊपर जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, नोटिस आया है सेंट्रल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से कि हमने कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है और उन्होंने हमारे ऊपर भयंकर पेनल्टी लगा, हमारे यानी हमारे क्लाइंट के, जोहा एंड जोहा के ऊपर नहीं है, गुड डीड्स के ऊपर, जो ये कचरे से खाद बना रहा है उस पर। बाप रे, बहुत बुरा हुआ। कंपनी इज येट टू रिप्लाई टू द नोटिस। जवाब नहीं दिया अभी कंपनी ने नोटिस का। ऑडिटर पॉइंट आउट दैट सेम इज नॉट स्टेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का कहना है कि भैया अगर तुम्हारे ऊपर नोटिस आया है पेनल्टी पे करने का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में कहीं पे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारे पर ऐसा नोटिस आया है, यानी कि नोट्स में मे बी एटलीस्ट एज अ डिस्क्लोजर या कंटिजेंट लाइबिलिटी शो तो करो, या प्रोविजन बनाओ, अगर लग रहा है तुम लाइबल होगे, नहीं लग रहा है तो कंटिजेंट लाइबिलिटी बताओ, पर कुछ तो करो। तो कंपनी इसमें ये नहीं बोल रही है कि भैया हमने गलती नहीं करी है, कंपनी बोल रही है ये ऑडिटर अपने दायरे में रहे,
डोंट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर वर्क। ओए ऑडिटर, अपने दायरे में रहे, बाहर मत जा। एनवायरमेंटल लॉज है। कौन से लॉज है? एनवायरमेंटल लॉज है, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने स्कोप से बाहर मत जा। क्या ये मैटर ऑडिट के स्कोप में आता है? तो जैसे ही तुमने ये पढ़ा तो तुमको समझ में आ गया ये क्वेश्चन किसका है, स्कोप ऑफ ऑडिट का। तो स्कोप ऑफ ऑडिट का ऐसा गजब का पॉइंट है पहला, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी विच आर रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। तो सीधी सी बात है दोस्तों, एनी लॉ if not complied and leads to material fines on the company, on entity, is said to affect the financial statements if company is already served with notice of such contraventions। समझना मैं क्या बोल आप बोलोगे सर आपने बोला था एनवायरमेंटल लॉ हमारे स्कोप के बारे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। बिल्कुल, पर अगर आपने एनवायरमेंटल लॉ का उल्लंघन कर दिया और आप पे नोटिस आ चुका है तो अब ये ऑडिटर के स्कोप के बाहर नहीं है, क्योंकि पेनल्टी अब इम्पोज हो चुकी है। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो प्रोविजन बनाओ या डिस्क्लोज करो कि क्यों नहीं बनना चाहिए। तुम इग्नोर कर दो ये बोल के कि यार हमें क्या लेना देना एनवायरमेंटल लॉज से। तो ये एनवायरमेंटल लॉज जब तक थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसका उल्लंघन होने से जब पेनल्टी का नोटिस आप पे आ गया तो दिक्कत आ गई। सिंपल भाषा में, मुझे चेक नहीं करना था। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि कंपनी के ऊपर एनवायरमेंटल लॉस का उल्लंघन करने के कारण पेनल्टी लग गई, तो मैनेजमेंट ऑडिटर को बोल रहा है कि ऑडिटर तुमने क्या चेक किया, हमारे ऊपर पेनल्टी लग गई। तो हम बोलते हैं ये हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है कि हम सारे कानून चेक करें। पर अगर कंपनी पर पेनल्टी इंपोज किसी भी लॉ में हो चुकी है और कंपनी उसे बुक्स में दिखा नहीं रही है, तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो हर वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है उसका ऑडिटर के स्कोप में वास्ता है। इसलिए कहा गया है कि आप यहां पे लिखिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 2 जरूर देखें, उससे समझ में आए। सबको क्लियर है? तो हमें कहना पड़ेगा कि ऑडिटर इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। उसे ये चेक भी करना है, अगर ये है तो उसे देखना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट हुआ है, नहीं हुआ है तो उसे रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि भैया कंपनी एक पेनल्टी छुपा रही है। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट है तो पूछो। क्या बताया मैंने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर खुद ही बता रहे हो, खुद ही बोल रहे हो। तो तुम नहीं बोलो तो मैं ही बोलूं। चलो अगला। By study and accounting assessment of accounting system internal control and by carrying appropriate test inquiry procedures, he verifies information under underlying records, other source data, reliable sufficient है या नहीं। तो हमारा स्कोप हर वो एस्पेक्ट को कवर करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट। हमारा स्कोप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट है या नहीं चेक करना है। हमारा स्कोप है कि सारे डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते आना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट जो भी रिकॉर्ड हुए हमें चेक करना है, मैनेजमेंट के जो भी जजमेंट है हमें चेक करना है, पॉलिसीज़ का जो भी सिलेक्शन है हमें चेक करना है, ये सब प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है यार। और इसके आधार पे ओपिनियन देना है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, देखते हुए कि क्या पॉलिसी सही फॉलो हुई है,
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं किसके आधार पे? प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर। अब व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? वो घटना जो ऑलरेडी घटित हो चुकी। इट मीन्स इंफॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स of an entity which is derived from entity's accounting system about economic events occurring in the past time period or economic conditions or circumstances of past time period. तो दोस्तों एक चीज समझना, दो तरह की क्या होती है इंफॉर्मेशन होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की हो सकती है। एक होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एक होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ये रिलेट करती है इवेंट्स और कंडीशंस और ट्रांजैक्शंस ऑफ द पास्ट। ठीक है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज़ें बताई जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली प्रेजेंट वो घटनाएं जो हो चुकी है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, and that is checked by the auditor. ठीक है। अब इसमें एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये क्या होती है? प्रोजेक्टेड और फोरकास्टेड। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, company plans to construct a new factory to manufacture goods and is preparing projected financial statements using assumptions of the estimated sales, expense, etc. in future. These prospective financial information are not audited, as they are to occur in future. ये आगे जाके होगी। occur मतलब होने वाली है। Hence, can by no means be confirmed that the actual results will be as projected. Projected मतलब अनुमानित। हिस्टोरिकल और पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टर्म्स में डाल देता हूँ।
आप देखिए, समझिए। हो गया, चलो यार तुम लोग। तो हम क्या करते, ऐसा बोलते हैं ऑडिटर इज डूइंग अ पोस्टमार्टम, जो हो चुका है उसको चेक करता है। तो सीधी सी बात है, जो हो चुकी है उसी को चेक करेगी, जो आगे होने वाला है उसको कोई चेक कैसे करेगा? उसको तो अनुमान लगाते, होगा या नहीं होता समय बताए। तो इसलिए ये चीज कहाँ पे पढ़ने को मिलती है? स्कोप में। स्कोप में क्या शामिल है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या शामिल नहीं होगा स्कोप में? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक कर। तो स्कोप ऑफ ऑडिट पे क्या क्या बोला है? सारे एस्पेक्ट चेक किए जा सकते हैं क्या? हम सिर्फ वो एस्पेक्ट चेक कर सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट है, यानी हेडिंग के साथ ये भी पढ़ लेना, रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा स्कोप चेक करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है, सारी इन्फॉर्मेशन दी है और जो दी है वो सही है। रिलायबिलिटी का मतलब जो दिया है वो सही है, सफिशिएंसी का मतलब जो दिया है वो पूरा है, कंप्लीट है। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करो, जजमेंट्स आपने जो यूज किए वो डिस्क्लोज करो। जजमेंट का कोई एग्जांपल बताओ ना सर। ये आपका जजमेंट है कि आपका असेट 10 साल काम करेगा, 6 साल काम करेगा, जजमेंट है आपका, एस्टिमेट और क्या। और हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन देते हैं, ना कि प्रोस्पेक्टिव फ्यूचरिस्टिक। प्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्यूचरिस्टिक, प्रोस्पेक्टिव समझ नहीं आता तो फ्यूचरिस्टिक, भविष्यकालीन लिख लीजिए। ये स्कोप है। तो स्कोप में क्या नहीं आता? पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है भैया, हमारी नहीं है, बिल्कुल तय। ये मत सोचना कि हमारे जो कॉम्पिटेंस के बाहर की चीजें हैं वो हम चेक करेंगे, जैसे कि कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन की फिजिकल कंडीशन चेक करना हमारे बस में नहीं है, उसके लिए एक अलग एक्सपर्ट आदमी लगेगा। सोफिस्टिकेटेड मशीन मतलब, सोफिस्टिकेटेड मशीन का मतलब क्या हो गया? एनी पर्टिकुलर मशीन विच इज स्पेशलाइज्ड। बहुत ही स्पेशलाइज नेचर की मशीन है, तो ये हमारे स्कोप से बाहर है कि भैया उसकी क्वालिटी चेक करे, उसकी वेरिफिकेशन करे। दूसरा बेहतर एग्जाम्पल है सिविल स्ट्रक्चर की लाइफ। तो बिजनेस ने बोला ये हमारी बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है, तो मैं कोई सरिये की सीमेंट की पकड़ और ग्रिप से ये नहीं बता पाऊंगा 50 साल सही है नहीं, ये मेरे स्कोप के बाहर है। क्यों? दिस रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अ डिफरेंट एरिया। एरिया मतलब डोमेन बोलते हैं, डोमेन मतलब कोई भी एक फील्ड, कोई एक साइंस, कोई एक नॉलेज। ये मत समझना कि मैं एक्सपर्ट हूँ डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन का। इसका मतलब मुझे जो डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे मेरा कोई काम नहीं है उसमें चेक करना कि सिग्नेचर ओरिजिनल है या नहीं है, फेक तो नहीं है। ये सब मेरे स्कोप के बाहर है। और सबसे बड़ी बात, मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। इम्पॉर्टेंट। एक इन्वेस्टिगेटर और एक ऑडिटर में क्या फ़र्क है? तो स्कोप में क्या आएगा उसके 4 पॉइंट याद रखना है, स्कोप में क्या नहीं आएगा ये भी 4 पॉइंट याद। हम इन्वेस्टिगेटर नहीं है, ऑडिटर है, इसका क्या? I am an investigator, not an auditor. What is the difference?
इन्वेस्टिगेटर को अपन कोई एक एरिया देते हैं और वो उसमें फिर पूरी खुदाई कर देता है, अंदर तक घुस जाता है। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली तभी होता है जब आपको मालूम है कि यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है या आपको बहुत बड़ा डाउट है कि कोई फ्रॉड, कुछ गलत हुआ। जबकि ऑडिट ऐसा नहीं है कि जिन कंपनी में गड़बड़ हो रही है उन्हीं कंपनी में कराया जाता है। आपको पता है ऑडिट कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 139, जिसे दाल रोटी सेक्शन बोलते हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, सीए भाइयों का। दाल रोटी सेक्शन क्यों? क्योंकि सेक्शन 139 में मालूम है क्या लिखा है? एवरी कंपनी शैल गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड। यानी एक कंपनी है जिसने साल भर में 1 रुपए की सेल्स करी है, उसको भी ऑडिट कराना है। और 1 करोड़ की सेल करी है तो भी कराना है, 1 लाख करोड़ की करी है तो भी कराना है, 1% कंपनी है तो भी कराना है, सेक्शन 8 कंपनी है तो भी कराना है, स्मॉल कंपनी है तो भी कराना है, प्राइवेट कंपनी है तो भी कराना है, पब्लिक कंपनी है तो भी कराना है, गवर्नमेंट कंपनी है तो भी कराना है, लिस्टेड कंपनी है तो भी कराना। दाल रोटी से। तो ऑडिट में ऐसा नहीं है कि जिन कंपनियों में फ्रॉड का अंदेशा वहां कराना है। भैया वहां सिंपल सा रूल है, मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, चेक कराओ ताकि शेयर होल्डर को आश्वासन मिले कि हाँ। रूटीन प्रोसेस, एक्सक्यूज मी, रूटीन प्रोसेस। रूटीन का मतलब क्या है? रेगुलर बेसिस पे कराया जाता है। एक्सक्यूज मी। इन्वेस्टिगेशन कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, अलेज्ड का मतलब ऐसा, अलेज्ड बोलते हैं ना, ऐसा आरोप है, अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, सस्पेक्ट है, इसका होता है इन्वेस्ट। क्यों ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता? क्यों? क्योंकि बस इन्वेस्टिगेटिंग वाले पावर्स ही नहीं है। जैसे कि ओथ पे एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेटर के पास ये सारे पावर होते हैं। ओथ पे एग्जामिन करना, कोर्ट में ले जाके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना। इन्वेस्टिगेशन है क्या? क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विद अ स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज के लिए नहीं है, कोई स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्पेशल पर्पज। जबकि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर है या नहीं, जेनरिक पर्पज। तो इसलिए बोला गया ऑडिटर का स्कोप जनरल है, वेराज इन्वेस्टिगेटर का। क्वेश्चन बताता हूँ। A huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. बड़ी आग लग गई भाई नोएडा प्लांट में। प्लांट की एसेट्स में बिल्डिंग थी, मशीन थी, इन्वेंट्री थी, जो सब इंश्योर्ड थी, एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। तो एक चीज समझो, यूनाइटेड इंश्योरेंस सुना होगा आपने, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी। उसकी किसी ब्रांच से अपन ने इंश्योरेंस ले रखा था, थैंकफुली। तो ये जो केटी लिमिटेड है, इसने इंश्योरेंस ले रखा है, इससे एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, समझो यूनाइटेड इंश्योरेंस। अपार्ट फ्रॉम एन इंश्योरेंस सर्वेयर, इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर को भेजेगी जो अनुमान लगाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और उसके हिसाब से क्लेम अप्रूव करेगा। अपार्ट फ्रॉम यानी उसके अलावा, जिसको डिप्यूट किया था लॉस असेस करने के लिए, रीजनल ऑफिस ने, तो ब्रांच के ऊपर रीजनल ऑफिस से बड़ा अमाउंट होता है लॉस का, तो रीजनल ऑफिस जो होता है वो भी देखता है, ऑफ इंश्योरेंस PSU also appointed a chartered accountant for verification of books, financial record of company and circumstance surrounding the loss. तो ये CA को किसने अपॉइंट किया है? दिस इज अपॉइंटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी रीजनल ऑफिस। क्या देखने के लिए? टू चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सर्कमस्टांसेस जिसके कारण, सराउंडिंग द लॉस, जो लॉस हुआ उसके आसपास के सर्कमस्टांस। क्या हुआ देखो। नोएडा प्लांट के यहाँ पे आग लगी, तो उसने क्या बोला? अरे मेरा स्टॉक जल गया, मशीन जल गया मेरे को।
बहुत बुरा हुआ। इंश्योरेंस कंपनी, हमने इंश्योरेंस करा रखा है, आपको हमें हमारी मशीन की और हमारे स्टॉक की पूरी कीमत चुकाना पड़ेगी। जिस दिन आग लगी उस दिन 2 करोड़ का स्टॉक था। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है भाई तू क्यों रो रहा है, हमें रोना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने इंश्योरेंस दिया है और ये 2 करोड़ का तूने स्टॉक रखा है, 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, हमें रिम्बर्स करना पड़ेगा। अब हमें रोना आ रहा है, और अब क्या करें, हमारा धंधा ही है, हमको तो देना ही है, रोने की क्या बात है, दिया है इंश्योरेंस तो चुकाएंगे। पर हम एक बड़ा अमाउंट है, तो हम एक सीए को भेज रहे हैं और तुम उसको अपनी बुक्स दिखा, वो बुक से चेक करेगा कि 2 करोड़ का स्टॉक था भी या नहीं, क्योंकि जल गया तो फिजिकली तो है नहीं, बुक्स में होना चाहिए। और उसको हमने बोला है भैया तुम सारी सिचुएशन आसपास की भी देखो, समझो जरा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वक्त ऐसा नहीं हो कि मालूम पड़ा स्टॉक कुछ भी नहीं हो, दिखा दिया ऐसा जल गया पूरी तरह से और पैसे ले ले, तो बुक से वेरीफाई हो जाएगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, जाके ऑडिट करेगा, क्या इन्वेस्टिगेट करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है स्टॉक एकदम लास्ट लास्ट में बढ़ा दिया हो। मालूम पड़ा कंपनी का 3 दिन पहले तक तो स्टॉक 2-5 लाख रुपए ही रहता था, और आग लगने से पहले एकदम से स्टॉक आया और आग लग गई। चलो जरा देखते हैं कौन सी ट्रक लेके आई है, बताओ तो कौन सी ट्रक लाई, चलो ये ट्रक का कौन कंपनी है, लाओ इस ट्रक की कंपनी को बताओ क्या माल लेके आया, हमको बिल्टी भेजे। ये जब आप कर रहे हो तो आप बताओ कि आप ऑडिट कर रहे हो, नहीं, आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भेजा है, इन्वेस्टिगेट कर। ये पूछ रहे हैं कि आपको बोला है कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए, क्या ये रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट होगी? नहीं भैया, ये तो इन्वेस्टिगेशन है, काहे का audit? क्यों? स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हो, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 रेफर करो, ऐसे क्रॉस रेफरेंस डालते जाओ। तो क्या मस्त तुमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कभी भी डाउट हुआ तो क्वेश्चन आंसर से बढ़िया कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में। दैट्स इट। बाकी एंगेजमेंट शब्द आपको कई बार देखने को मिलेगा, तो ऑडिट को बोलते हैं, ऑडिट एक एंगेजमेंट। क्या है एक एंगेजमेंट? एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट, तो एंगेजमेंट का मतलब कुछ नहीं है, असाइनमेंट, एक काम दिया है ऐसा, इज एन असाइनमेंट, अरेंजमेंट टू डू समथिंग। तो ऑडिट एक फॉर्मल अग्रीमेंट है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, जिसमें हम ऑडिटिंग सेवाएं देंगे, और इसके लिए एक एंगेजमेंट लेटर होता है। एंगेजमेंट लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें लिखा हुआ रहता है भाई यही हमारा काम है, यही आपका काम। अपन पढ़ेंगे अपने कोर्स में, आखिरी चैप्टर में आएगा। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ हमारी जो रिपोर्ट होती है, ये हम मैनेजमेंट को नहीं देते, हम हमारी रिपोर्ट एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देते, जैसे कि शेयर होल्डर या बैंक। तो जब मैनेजमेंट बोलता है ये ऑडिट करके मुझे रिपोर्ट देना, तो वो इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट कहलाता है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिन्होंने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही चेक कर रहे हैं। अपन वो ऑडिट नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ी एक्सटर्नल ऑडिट रहे। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब ये होता है कि बनाया किसी ने है, पर मैं उसके लिए चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक किसी और के लिए कर रहा हूँ। इंटरनल मतलब जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, कंपनी के अंदर का आदमी, मैनेजमेंट, डायरेक्टर। एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग, शेयर होल्डर कंपनी के बाहर के क्या, क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए नहीं है। गवर्नमेंट बाहर की है क्या? हाँ, क्योंकि उसने बनाए नहीं। तो ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बचपन में पढ़े होंगे, तो उसमें शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, थर्ड पार्टीज, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, ये सब आता है, मैनेजमेंट नहीं होता है। तो हम ये पूरा ऑडिट जो पढ़ रहे हैं, ये एक्सटर्नल ऑडिट है। तो इट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। कौन से यूजर्स? एक्सटर्नल यूजर्स। ये रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। इंडिया में कंपनी इसको अपने एनुअल अकाउंट्स को एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा ऑडिट कराना होता है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अपने ऑडिट का एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट करा सकती है। नॉन कॉर्पोरेट यानी जो कंपनी नहीं है, तो कंपनी इसको कंपलसरी है, नॉन कॉर्पोरेट अपनी इच्छा से करा सकती है, इससे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, और ये रिपोर्ट भी कंपनी को नहीं देगा, थर्ड पार्टी, उसे एक्सटर्नल। फायदे क्या है भैया ऑडिट के? यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बचेगा,
एम्प्लॉयज़ पे चेक रहेगा, जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं कि भैया वो गलत ना बनाएं, फ्रॉड ना करें। देन टैक्स लाइबिलिटी में मदद आएगी, लेंडर्स को मदद मिलेगी, मैनेजमेंट को भी फ़ायदा होगा क्योंकि फ्रॉड पता पड़ सकता है, प्लस कंट्रोल्स बेहतर हो सकते हैं कंपनी के क्योंकि ऑडिटर चेक करेगा, खामियां होगी तो रिपोर्ट करेगा। तो डेफिशिएंसीज जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल की खामियां, वीकनेसेस। ऑडिटर वो भी रिपोर्ट करता है। तो किसके फायदे? आप ऐसे देखो, यूजर्स के। मैनेजमेंट का फायदा है, उसे फ्रॉड्स, इंटरनल कंट्रोल वीकनेस पता पड़ेगी। एम्प्लॉयज़ पे चेक होगा क्योंकि एम्प्लॉय को मालूम है भैया मेरा काम कोई आके बाद में चेक करता है तो मैं गलत नहीं कर सकता। शेयर होल्डर को फ़ायदा है, टैक्स अथॉरिटी को फ़ायदा है कि टैक्स सही निकलेगा, सारे एक्सटर्नल यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन सब। सिंपल है, आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे याद भी रहेगा। एग्जाम में है 3-4 पॉइंट लिखना पड़ेंगे, 4 मार्क का आता है, 4 पॉइंट सारे लिख दो और बढ़िया है। ऐसा नहीं 4 लिख के रुक जाओ, लिख के आना सारे। ऑडिट मैंडेटरी है क्या? कंपनीज एक्ट में है, पार्टनरशिप फर्म में नहीं है। इनकम टैक्स में एक टर्नओवर की लिमिट क्रॉस करो तो है, तो कुछ एक्ट में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो जैसे मैंने बताया ना, दाल रोटी सेक्शन है हमारा, एक कंपनी में बोला है कराना जरूरी है, इनकम टैक्स में बोला है टर्नओवर एक लिमिट क्रॉस करेगा तो कराना है। स्कूल कॉलेज के केस में अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट लेना है तो ऑडिट कराना जरूरी है। सरकार बोलती है ऑडिटेड स्टेटमेंट होंगे तो ही हम ग्रांट देंगे। कई जगह जरूरी नहीं भी है, पर फिर भी एंटिटी करा लेती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भाई ऑडिट के फायदे तो है। क्या फायदे हैं यार? इतने सारे अभी पढ़ा है फायदे, अब वापस पूछ रहे हो क्या फायदे? हाँ 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 हाँ, फायदे तो। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा से भी कर लेते। अपॉइंट कौन करेगा? तो ये अलग अलग है। कंपनी है तो कंपनी के केस में शेयर होल्डर करते, ओनर्स। पर गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में क्या है, CNDG अपॉइंट करता है। तो CNDG खुद नहीं करता है क्या? CNDG CA को अपॉइंट करता है क्योंकि कंपनीज एक्ट में CA ही ऑडिट करता है, पर अपॉइंट CNDG करता है। फर्म में पार्टनर कर देंगे, सरकारी दिमाग है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी कर देगी, या कानून में लिखा होगा कौन करेगा। ये रिपोर्ट किसको देंगे? तो नॉर्मली जो व्यक्ति अपॉइंट करता है उसी को रिपोर्ट। तो ये यहाँ तक अपना क्या डिस्कशन पूरा हो गया ऑडिट का। इसको हम मस्त रिवाइज कर सकते हो, प्योर थ्योरी। चिंता मत करना कि रटना एक एक शब्द अपने। मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, अभी सारे नहीं बताएं, थोड़े बताएं और बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने क्वेश्चन कैसे आएंगे, आंसर कैसे लिखें। ठीक है, अभी जो अपन ने पढ़ा है इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बेनिफिट्स भी इंपॉर्टेंट मार्क कर एग्जाम में, थ्योरी क्वेश्चन। इंगेजमेंट वगैरह ठीक है, कोई खास। इनहेरेंट लिमिटेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या फ़र्क है, ये भी वो भी लिख लो, ये भी आ सकता है, क्या आएगा क्या नहीं। तो सभी करा दिया तो भैया जो नहीं है नहीं कराओ। हाँ यार, बात कर, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह नहीं इतने इंपॉर्टेंट, ये आते नहीं है समझने। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कोई डाउट्स है आपके तो बताइए, एल्स वी आर डन फॉर